नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूं आशुतोष झा। आप देख रहे हैं गुरु टीवी। और आज जो है हम 2023 के जवाहर नवोदय विद्यालय का गेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, गेस्ट पेपर यानी कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन भी होंगे, नहीं होंगे तो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ क्वेश्चंस यही आने वाले हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहने वाला है, यानी कि आप ये अगर क्वेश्चन पेपर आप इस पैटर्न का तैयार कर लेते हैं, काफी अच्छे चांसेस हैं कि आप जो है बढ़िया मार्क्स स्कोर करेंगे अपने जेएनवीएसटी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में। तो इस साल का गेस्ट पेपर हमारे पास तैयार है और हम जो है इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पहुंचते हैं हम अपने गेस्ट पेपर को सॉल्व करने की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला सेक्शन जो है वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। और इसमें जो है 10 पार्ट्स में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। हर पार्ट में 4 सवाल होते हैं। तो उस हर पार्ट वाइज जो है आपको डायरेक्शंस पहले दिए होंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट का डायरेक्शन है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में 4 फिगर्स हैं, ए बी सी और डी। और इन 4 में से 3 जो है वो सिमिलर है। 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम में, 1 फिगर इज डिफरेंट। एक जो है उनमें से अलग है। तो आपको पता करना है इनमें से अलग कौन सा है और वो आपका आंसर होगा जो वेमर शीट में आपको डालना है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये है। और अगर आप देखें इसमें तो आप अगर सबसे पहले देखेंगे तो ये इसमें के आई टी, टी आई के, आई टी के, आई के सी, यानी पहले 3 में जो है आई के, आई और टी, इन 3 लेटर्स से बने हुए ये फिगर्स हैं, क्योंकि आखिरी में सी है यानी कि ये डिफरेंट है। तो हमारा आंसर होगा डी। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 4 ट्राइंगल्स हैं, चारों के एंगल्स हैं। ए में जो है आप देखें 90 डिग्री का एंगल है, बी में कोई एक्यूट एंगल है, सी में भी 90 डिग्री का एंगल और डी में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी 3 राइट एंगल ट्राइंगल है और एक एक्यूट ट्राइंगल, यानी ये अलग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी हो सके, ताकि हम जो है रिवाइज करने का टाइम भी हमें मिल जाए। तीसरा, 4 फिगर से 2 सर्कल है और उसमें से एरो बाहर निकल रहा है, तीर बाहर निकल रहा है। देखिए छोटा सर्कल, तीर बाहर, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, एक और तीर बाहर, छोटा बड़ा, एक और तीर बाहर। इसमें छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, लेकिन ये तीर अंदर जा रहा है, तो यानी ये अलग है बाकियों से। ठीक है। और उसके बाद देखिए चौथे सवाल में एक स्क्वायर है जिसके बीचों बीच एक लाइन जा रही है और उसको काटा गया है। और बाकी जो 3 स्क्वायर है उसमें बीचों बीच लाइन जरूर है, लेकिन ये जो काटा हुआ लाइन है ये बाहर की तरफ से है। इसमें जो है सेंटर में, यानी ये हमारा अलग है इन चारों से। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि चारों तस्वीरों में कौन सा पैटर्न से हटके उसको आपका सही जवाब माना जाएगा। चलिए अगला सेक्शन, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 से 8 में एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, उसके 4 आंसर फिगर हैं राइट साइड में, ए बी सी डी। आपको जो आंसर फिगर वो देखना है जो बिल्कुल सेम है। पिछले में अलग ढूंढा था, इस बार हमें ये देखना है कि इनमें से सेम कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, ये पेंटागन है ना, और इस पेंटागन के साथ ये 2 लाइनें अंदर से आ रही हैं, ये सारे जुड़ने पर ये एक लाइन नहीं जुड़ रही है। ये तो हो नहीं सकता, इसमें सब जुड़ रही हैं। बाकी सब में आप देखें तो इसमें 3 लाइनें हैं अंदर, इसमें 4 लाइनें, लेकिन थोड़ा क्रिस्प उसमें है। और अगर ये आप देखें फिगर बी, तो ये एग्जैक्ट सेम फिगर है जो हमारा क्वेश्चन फिगर में, यानी इसका उत्तर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत स्पीड में करते जाना है। सर्कल है, सर्कल के हिस्से विभाजित हैं छोटे छोटे, उसमें और इन्हें कलर किया गया। यहाँ पे आप देखिए तो 2 का स्पेस यहाँ पे, 2 का स्पेस यहाँ पे, 1 का यहाँ पे, और बाकी 3 हिस्से ब्लैक किए गए। आपको ऐसा ही ढूंढना है यहाँ भी, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे 3 स्पेसेस जो इसमें कहीं नहीं है। इसमें भी 3 स्पेसेस जो कहीं नहीं है, इसमें भी 3 स्पेसेस जो इसमें कहीं नहीं है, यानी कि हमारा कॉमन फिगर जो है वो है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें देखिए आप 2 सर्कल, 2 लाइनें और स्क्वायर बीच में। तो ये जो है आपको, अब टेक्निकली यहाँ भी है, पर ये जो 2 सर्कल है वो इन एंगल्स पे नहीं है। ये भी हो सकता था होने को, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। सब में 2 सर्कल है, 2 लाइन्स है, 2 ऐसे, लेकिन मैं एग्जैक्ट अगर सेम क्वेश्चन फिगर के ढूंढना है तो वो है अपना ऑप्शन बी। चलिए और इस सेक्शन के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए एक स्क्वायर, ये जो क्रॉस है जो कि डबल हेडेड, दोनों 2 मुहे तीरों का बना हुआ क्रॉस है। और अगर आप देखें तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें इस तीर की जो है आपको एक एंड ओपन एंडेड है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा डबल एंडेड तीर, 2 मुहे तीर के साथ है, तो वो सेम है। चलिए अगला सेक्शन, पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में एक क्वेश्चन फिगर है लेफ्ट साइड पे जिसका एक हिस्सा मिसिंग है। आपको जो है 4 और जो बगल में ऑप्शन है ए बी सी और डी, उनको देखना है
और उनमें से मिसिंग आंसर फिगर आपको पता करना है, बिना जो कि जो है डायरेक्शन चेंज किए बगैर, मतलब घूम के नहीं, ऐसा नहीं कि ये सर ऐसा था ये घूम के आएगा तो हो जाएगा, नहीं नहीं, एज इट इज जैसा आंसर फिगर्स में है वो उठ के वहां चले जाए और वो पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाए। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें अगर मुझे पैटर्न कंप्लीट करना होगा तो मैं कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न ढूंढ रहा हूँ जो इसको कुछ इस तरह से आके यहाँ से और ऐसा, क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब सा बन गया, पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ से उसको जो है ये यूं कंप्लीट करे और ऐसा कुछ रहे, है ना, इस लाइन के साथ। तो ऐसा अगर आपको कुछ मिल रहा है तो अगर ये देखिए ये वाला जो है इसको हम एज इट इज यहाँ उठा के डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, ऑप्शन ए। अब बी डालेंगे तो आ तो जाएगा पर टेढ़ा होगा, ये ब्लैक एरिया ये बीच में आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। इनके साथ भी ऐसा ही होगा, सी और डी के साथ, तो वो भी हमारे सही जवाब नहीं है, सही जवाब है ए। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्क्वायर है, उसके अंदर छोटा स्क्वायर है जिसके अंदर दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं और चारों तीर जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ऐसा तीनों स्क्वायर्स में। ऐसा कहाँ पे है? यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। इसमें देखिए क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करने के लिए आप कुछ जो है ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जो यहाँ से एक लाइन आए, यहाँ से यहाँ तक जाए, इसके अंदर डॉट्स हो, है ना, और अंदर कहीं ना कहीं हम डॉट ढूंढ रहे हैं और बाहर ढूंढ रहे हैं हम इस तरह की चित्रकारी। तो ये वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? मेरे ख्याल से देखिए अब यहाँ पे दोनों जगह सी भी है डी भी है, लेकिन आपको ये देखना कि ये जो बाहर वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर बाहर की तरफ आना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं। तो वो किसमें है? ऑप्शन डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी वाला, इसमें देखिए दो सेमी सर्कल है जो कि सफेद है और बाकी का एरिया जो है वो डार्क किया गया है। ऐसा ढूंढना आपको, दो सेमी सर्कल सफेद उल्टी दिशा में एक दूसरे को फेस नहीं करते, तो वो तो सीधा सीधा यहाँ पे रखा ही हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 13 से 16 में 3 सवाल लेफ्ट में और चौथे जो आंसर फिगर है उसकी जो है स्पेस ब्लैंक छोड़ दी गई है। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा जो है फिगर यहाँ पर डल के सीरीज कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन फिगर देख लीजिए, यहाँ पे एक एन बना हुआ है जिसके एक साइड पे एरो है। अगर ये घूम रहा है, शुरुआत में आप देखें जेड है, ये घूम के फिर एन बन गया, तो एरो यहाँ से यहाँ गया, फिर ये एरो यहाँ से यहाँ गया इसमें, यानी अभी एरो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा शेप जो कि कहीं ना कहीं इस तरह का हो और यहाँ पे एरो हो, है ना। ये देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन बी हमारा, ये भी हो सकता है पर इसमें दोनों एंड पे एरो ये नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए एरो पकड़ लीजिए, एरो नीचे की तरफ गया, सर्कल यहाँ गया, रेक्टेंगल ऊपर गया, ट्रायंगल इधर गया, फिर एक बार शिफ्ट हुआ, ट्रायंगल नीचे आया, एरो इधर गया। यानी कि इस बार हम देख रहे हैं कि एरो हमारा इस कोने में हो, ठीक है, और जो है सर्कल यहाँ आ जाए, यहाँ आपका रेक्टेंगल आ जाए और यहाँ ट्रायंगल हो, है ना। ऐसा कहाँ है? ये रहा ऑप्शन बी। थोड़े फिगर मेरे बहुत जो है टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, तो उसका जो है लिहाज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें क्वेश्चन में आप अगर देखें तो एक सर्कल है 0, और अगर आप क्रिस क्रॉस वो टिक टैक टो खेलते हैं ना, इसमें एक्स और क्रॉसेस बनाते हैं, तो इसमें देखिए 0, उसके बाद एक्स आ गया, फिर एक और 0, यानी कि इस बार एक्स की बारी है। एक्स ओ आपको देखना कहाँ है, यानी कि ऊपर यहाँ एक्स आना चाहिए, तो एक्स हम ढूंढ रहे हैं। एक्स कहाँ है? ये रहा। चलिए अगला सवाल, ये देखिए एक घर जैसा यहाँ पे पॉलीगॉन है जिसके बीच में एक एक्स है, ऊपर सर्कल है, वो घूमता है, तो ना सिर्फ घूमता है, उसका एक एक्स बढ़ जाता है, फिर एक बार और घूमता है। ये देखिए सीधे जो है 180 डिग्री घूम रहा है हर बार, एक और एक्स बढ़ गया, यानी कि इस बार ये और पलटेगा, उल्टा होगा और इसमें एक एक्स और बढ़ जाएगा, यानी अंदर हम 4 एक्स ढूंढ रहे हैं जो उल्टे शेप में हो, यानी हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 में 2 सेट्स हैं, 2 क्वेश्चन फिगर्स है दोनों में। सेकंड सेट में एक क्वेश्चन मार्क है। आपको देखना क्या है, पहले जो 2 क्वेश्चन फिगर्स हैं उनके बीच में एक रिश्ता है ना, तो उसी तरह का सेम रिश्ता हमें बाद के 2 क्वेश्चन फिगर्स के बीच में लाना है, यानी कि जो चौथा हमारा आंसर फिगर है वो वही रिश्ता क्रिएट कर रहा होगा अपने तीसरे
फिगर से जो दूसरा क्रिएट कर रहा था पहले से। ठीक है, चलिए चेक करते हैं ऐसा क्या है उसमें। ये देखिए यहाँ पे पहले में क्या है, इसमें देखिए आप ये पूरा बॉक्स जो है इधर का एक भरा हुआ है, इसमें जो है ये 3 भरे हुए हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर एक भरा हुआ है, ठीक है, इसके साथ हमें 2 और भरने हैं जो इसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं ऊपर नीचे की तरफ, लेकिन इसके ठीक अपोजिट ना हो, यानी कि हम कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। ओके, एक बार इसे मैं ठीक कर दूं। हम जो है कहीं ना कहीं ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जो ये वाले बॉक्स भरा हो और ये वाला बॉक्स भरा हो, तो वो दिख रहा है कहीं? जी हाँ, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल। जैसे कि ये स्क्वायर है और इसके बीच में 2 लाइनों में जाके इसके दोनों एंड्स को टच कर लिया है, उसी तरह इसके लिए जिसके ऐसा एक इक्वेशन ढूंढना है हमें जो इसके सारे सारे जो एंगल्स हैं उन्हें टच करे। तो हमें ऐसा एंगल ढूंढना है जो इसके सारे कॉर्नर्स को आपस में मिला रहा हो, ठीक है, और बराबर हिस्सों में बांट रहा हो। अब क्योंकि मिला तो देखिए ये भी रहा, टेक्निकली इसके भी सारे चीजें मिल जा रही है, लेकिन क्या ये बराबर हिस्सों में बटा? जी नहीं, इसलिए ए जो है हमारा सही आंसर फिगर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए यहाँ पे भाई साहब थे और बड़ा सरप्राइज से लग रहा है, फिर अचानक से जो है इनके साथ क्या हुआ है, इनके जो सिर पे बल थे वो पलट गए हैं। यानी कि इनके जो, ये देखिए ये जो ऊपर सेमी सर्कल था, कर्व था, वो पलट गया है। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये एक आधा रेक्टेंगल है, इसको हमने पलट देना है। कैसे पलटा जाएगा? ये देखिए ये रहा, नीचे नहीं आना, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ वो पलट रही चीज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल है जिसके अंदर ये था और फिर ये जो ट्रायंगल है ये अंदर चला गया इसमें, है ना। उसी तरह यहाँ क्या होगा, ट्रायंगल है, स्क्वायर है और सबसे छोटा जो सर्कल है वो इसके अंदर चला जाना चाहिए। तो ऐसा कहीं हो रहा है? हो रहा है कहीं? बिल्कुल हो रहा है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा पार्ट। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक एक पार्ट जो है, मतलब कोई एक ज्योमेट्रिकल सर्कल आएगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा, ट्रायंगल, स्क्वायर या सर्कल, जो कि लेफ्ट साइड में है वो क्वेश्चन फिगर, बाकी दूसरी साइड जो है 4 आंसर फिगर से ए, बी, सी और डी। आपको वो फिगर ढूंढना है जो इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करता हो। ठीक है, कंप्लीट यानी कि पूरा बना देता हो, स्क्वायर कर देता हो या सर्कल कर देता हो, कुछ भी ऐसा है जो उसमें मिसिंग है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे अब ये देखिए, इसमें अगर मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा जिससे ये जो है मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें रिजेस हैं, यानी कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो इस गैप को भर दे और मेरा जो है स्क्वायर भी कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दे, लेकिन यहाँ पे जो है इस गैप को भी भरे। ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक सिंपल यहाँ से ट्रायंगल चाहिए, देखो ऐसा ट्रायंगल ये रहा। चलिए आगे, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप देखें तो बनाना इसको ट्रायंगल है जिसका एक एंड जो है काफी यहाँ पे अंदर जा रहा है, दूसरा फिर आ रहा है और इस तरह से यहाँ पे हल्का सा डेविएशन लेके फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो इनमें से कोई भी हो सकता था, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर सर्कल में नहीं आ रहा है ना, और ये भी अंदर की तरफ जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ज्यादा, ये देखिए अब जैसे ये है, ये अंदर तो जाएगा लेकिन नीचे यहाँ पे एक लाइन आ गई, यानी स्क्वायर में ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है ना। यानी अपना सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन डी। चलिए 24वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये नींबू के टुकड़े या पिज्जा के स्लाइसेस कह लीजिए। अब इसका आसान सा है, देखिए ऊपर अगर चार चार हिस्सों में ऊपर बटा है, नीचे एक ही पड़ा है, यानी कि हमें 3 हिस्सों में ढूंढना है, 3 स्लाइसेस में कौन सा फिगर है। तो इनमें से 3 स्लाइसेस में 2 फिगर है हमारे पास। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज देखिए, ये जो बॉर्डर है ये पूरा डार्क है, यानी हमें भी डार्क बॉर्डर ढूंढना है, ट्रांसपेरेंट नहीं ढूंढना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। चलिए अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक एक क्वेश्चन फिगर लेफ्ट साइड में और उसके 4 आंसर फिगर्स राइट में है, ए, बी, सी, डी। आपको वो आंसर फिगर ढूंढना है जो एग्जैक्ट मिरर इमेज है, जो हमारे इस तरफ दिखाया गया है उनका। ठीक है, मिरर इमेज ढूंढना है कि शीशे में वो जो इमेज है वो कैसी दिखेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं।
इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है कि अगर आपको किसी चीज की मिरर इमेज ढूंढनी है, ठीक है, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मान के चलिए मिरर है, ठीक है, इस तरफ आपको जो है दूसरी चीज दिखाई देगी, तो आप मानिए एल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको मिरर में जिस पॉइंट, जो मिरर के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, वहां से शुरू होकर उल्टी दिशा में वो बढ़ेगा, यानी कि ऐसा कुछ दिखेगा आपको शीशे में। कोशिश करनी है कि ये रखना, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई प्लस होता तो ये प्लस यहाँ पहले दिखता, और अगर माइनस से यहाँ शुरू तो ये माइनस यहाँ जाता, है ना। तो इसी चीज को, इसी फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, और आप जो है बहुत आसानी से, बहुत आराम से इस चीज को ये जो मिरर इमेज वाला वाली परेशानी है, मिरर इमेज वाला सवाल है, उसे आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे अगर आपने इस चीज का ध्यान रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते कैसे करना है। ये आ गया अपना पहला, ये देखिए क्वेश्चन फिगर, यानी कि हम ढूंढ रहे हैं ये प्लस यही हो, ये डिवाइड नीचे ही रहे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई जो है वो उस तरफ चला जाए, यानी कि ये देखिए डिवाइड नीचे, तो हमें ये ढूंढना था, इसमें मल्टीप्लाई इस तरफ आ गया, यानी ये हमारा सही जवाब नहीं है। मल्टीप्लाई को उस तरफ भेजना है, यानी कि हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला, इसमें देखिए ये जो ब्लैक डॉट है ये यहाँ आएगा, सफेद वहां आएगा, ठीक है, और जैसा ये गया है वैसा ही वो उस तरफ चला जाएगा। कैसा हो रहा है, किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, ऑप्शन ए में हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन 27, अब इसमें हाँ ये देखिए मजा आएगा। अब क्या है इसमें कि एक्स है, फिर एक सर्कल है, फिर इक्वल टू है और सी है। अब ये इस तरफ जाएगा तो जरूर, है ना, लेकिन ये सी, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एल देखा था, अगर एल ऐसा गया है तो सी भी तो कहीं ना कहीं ऐसा जाएगा। और उसके बाद इक्वल टू, और ये, और फिर एक्स, तो ये तो सेम रहेंगे, तो हमारा ये ढूंढना ऑप्शन जिसमें ये उस तरफ जा रहा हो, और ये टेढ़ा है, तो ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन यहाँ भी था, ये तो खैर गलत है, यहाँ पे सी है, अब ये मान के चलिए इन सब में सी है, शायद मिसप्रिंट हो गई है इनसे, ठीक है, चलिए सी मान लिया हमने। तो यहाँ देखिए ये दो ऑप्शन अपने पास बचते हैं, बी और डी। अब इसमें क्या है, इसमें जो ये अंदर की लाइन है वो सीधी है, तो मिरर में जाके लाइन सीधी नहीं होती, अगर वो टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी, थोड़ा उल्टी साइड हो जाएगी, यानी कि हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं इस सेक्शन के, क्वेश्चन नंबर 28, अगर इंक लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा शायद ये क्वेश्चन छपने में समस्या होगी, पर आप ये देख लीजिए, जो इंक है वो ऐसे ये लिखा हुआ है INK, ये जो है इस तरफ जाकर ये पहले एन जो है एज इट इज हो जाएगा, और आई भी ऐसे आ जाएगा, यानी ये आपका सही आंसर फिगर होगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 29 से 32 में एक कागज का टुकड़ा है जिसे फोल्ड करके पंच किया गया है, ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है कि आपको ये बताना है कि ये जो कागज का टुकड़ा पंच किया गया है खोलने के बाद कैसा दिखेगा, है ना। मजेदार एक्सरसाइज, मजा आएगा, कागज के साथ आप भी खेलते होंगे, नाव बनाते हैं, टोपियां बनाते हैं, कागज को अभी आपने ऐसा नोटिस किया होगा, अगर आपने 2 बार फोल्ड कर दिया अगर उसे स्क्वायर में, और उसके बीच से आपको टुकड़ा तोड़ेंगे खोलेंगे तो सर्कल बन जाता है, तो बड़ी कमाल की चीज है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, है ना। तो उसी को जो है हमें देखना है कि अगर हम किसी कागज के टुकड़े को फोल्ड करके उसमें कोई पंचन करते हैं चीजें, तो वो पलट के कैसी दिखेंगी। चलिए सबसे पहले ये देखिए एक कागज था स्क्वायर, उसको हमने बीच से फोल्ड किया, फिर एक और फोल्ड किया, और हमने यहाँ पे 2 छेद कर दिए, यानी कि ये जो 2 छेद है अब आगे जाकर ये 2 छेद जो है चारों तरफ, मतलब बीच में फोल्ड भी आपने एक और बार किया, यानी कॉर्नर में आपके ये 2 सर्कल्स हैं जो कि 4 कॉर्नर, एक बार और फोल्ड, यानी 8, 2 यहाँ, ये खुलने के साथ 2 यहाँ भी आ जाएंगे, और इस तरह 2 यहाँ 2 यहाँ। मैं एक बार बता के, ये देखिए ये अपने अब ये 2 छेद में, तो ये खुलेंगे तो पहले 2 यहाँ आए, फिर ये इस तरफ खुले तो ये 2 प्लस ये 2, फिर ये पूरे में खुले तो यानी इस तरह से जो है चारों होल्स, तो ये कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन बी है। ये देखिए कागज को आपने यहाँ से फोल्ड किया, फिर आपने एक बार और फोल्ड किया, और वहां पे आपने एक त्रिकोण और शून्य बनाया, तो इसको दोबारा एक बार खोलिए, तो एक त्रिकोण यहाँ, एक शून्य यहाँ, और फिर 2 बार खोलिए, यानी एक त्रिकोण यहाँ, एक शून्य यहाँ, एक शून्य यहाँ, एक त्रिकोण यहाँ। ये कौन सा फिगर है, फिगर ए। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए बड़ा मजेदार है, इसमें आपने एक चौकोर कागज लिया, उसे एक बार फोल्ड किया, फिर उसे दूसरी बार यहाँ दूसरी बार फोल्ड किया, फिर उसे यहाँ से आपने काटा, तो ये सबसे पहले जो है ये कुछ
इस तरह का शेप क्रिएट करेगा कि ये जो है आपस में बड़ा खूबसूरत सा बन जाएगा ना। यहाँ खोला और ये जो है ट्रायंगल में काटा जरूर आपने, पर एक खुल के स्क्वायर बनेगा, देख रहे हैं आप कुछ इस तरह से। और यही प्रोसेस जो है यहाँ रिपीट हो जाएगी। यहाँ भी ये खुलेगा, खुल के कुछ इस तरह से स्क्वायर बनेगा। ये अगर यहाँ भी किया था तो ये यहाँ भी इस तरह से आएगा, है ना। और ये यहाँ भी आपको रिपीट करने को मिलेगा। यानी कि इससे मिलता जुलता फिगर कौन सा हमारा, फिगर ए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलिए इस सेक्शन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। आपने इसे स्क्वायर को सबसे पहले जो है एक बार बीच से फोल्ड किया, ट्रायंगल में एक बार और किया, और इसके बाद यहाँ पे आपने इसे काट दिया। तो काटने के बाद सबसे पहले जब ये खुलेगा, अब जो आपने यहाँ से फोल्ड कर ही दिया है ना, तो जब ये खुलेगा तो दो चीजें हो सकती थी। अगर आपने सीधे साइड से किया होता तो उस तरफ खुलता, ठीक है। पर ये दो बार फोल्ड हो चुका है, यानी कि अब जो ये खुलेगा तो ये अपने आप में शेप ले चुका होगा, है ना। साइड्स ये जो एक साइड हो जाएगी, उसी तरह ही जब एक बार आपने यहाँ इसको वापस खोला जहां से फोल्ड किया था, तो ये यहाँ एक कट आ जाएगा। और क्योंकि इसके बाद दो बार हाफ में फोल्ड हुआ है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऐसा कोई फिगर है हमारे पास, फिगर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए 9वें सेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 तक एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है लेफ्ट में, और राइट में उसके 4 आंसर फिगर्स हैं। आपको वो आंसर फिगर सेलेक्ट करना है जो कि बगल में कटआउट जो पीसेस हैं उनसे बनाया जा सकता है। मैं समझाता हूँ कि ये जो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन फिगर जो है, इसमें ये तीन चीजें आपको बताना है कि ये जो इनमें से कौन सा फिगर ऐसा है जो मैं इन चीजों को जोड़कर बना सकता हूँ। इसमें घूम भी जाती है चीजें, तो ध्यान रखिएगा। जैसे ये है, इसमें भी एक स्क्वायर है, ये जुड़ा है, ये ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल छोटा है, ये अपना फिगर नहीं है। यहाँ दो स्क्वायर है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ दो ट्रायंगल है, ये भी नहीं है, ये अपना फिगर है। क्योंकि देखिए आप ऐसे जोड़कर अगर इसे घुमा देते 180 डिग्री तो इतना ही बड़ा ट्रायंगल और स्क्वायर जोड़ के हमारा एक्शन फिगर बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर जो है वो हमारा इससे बना। अब ये वाला थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, पर अगर आप इस ट्रायंगल को घुमा दें तो देखने में लग सकता है यार ये तो बड़ा अटपटा सा है, क्या बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये ट्रायंगल आप घुमा दें तो आप पाएंगे कि ये यहाँ पे बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। अगर ये आसानी से जुड़ जाता है तो फिर तो हमें क्या ही सोचने की जरूरत है, ये यहाँ जुड़ गया। ये जो नीचे वाला है इसको भी आप पलट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बनेगी। तो ये इस तरह का कुछ यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, यानी कि एक खुला लिफाफा टाइप बनेगा। ये देखिए पेंटागन, है ना, क्योंकि टॉप वाला तो हमारे पास है ही। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन फिगर। इसमें क्या है आपको, इसमें अगर आप नोटिस करें तो इस ट्रायंगल को अगर मैं सीधे इससे जोड़ देता हूँ तो ये एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। उसके बाद मेरे पास ये दो रेक्टेंगल बचते हैं, इनका मैं क्या करूँ, इनको सर मैं यहाँ अगल बगल लगा भी सकता हूँ। ये शेप कहीं आ रहा है आपको, ये नहीं है। देखिए इसके स्क्वायर्स बहुत बड़े हैं, इसके भी स्क्वायर बहुत बड़े हैं, इसका एक स्क्वायर बड़ा है, एक स्क्वायर छोटा है, यानी अपने पास बचा ही ऑप्शन दो ट्रायंगल दो स्क्वायर्स, दो रेक्टेंगल्स, है ना। ये देखिए इसमें देखिए टोटल 5 बार्स हैं, 4 बार्स हैं जिनमें से एक के बीच में लाइन देके इसे 2 बार बना दिया गया, यानी कि 3 बड़े बार्स और 2 छोटे बार्स। इससे क्या बन सकता है, ये तो बनेगा नहीं, ट्रायंगल जैसा कुछ भी नहीं बनेगा। ये भी 2 बार से ये भी नहीं बनेगा, ये एन है, ट्रायंगल है, इसमें कुछ नहीं बनेगा। यानी हमारे पास बचता है फिगर बी, जो कि सही जवाब है। चलिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का आखिरी सेक्शन पार्ट 10, क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 40 तक एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ आपको लेफ्ट साइड में, और 4 आंसर फिगर्स ए बी सी डी राइट साइड में दिए हुए हैं। आपको वो आंसर फिगर ढूंढना है जिसमें इनमें से जो क्वेश्चन फिगर है वो छुपा हुआ है ना। ढूंढो तो जाने वाला खेल है। चलिए ये रहा क्वेश्चन फिगर अपना, ठीक है। ये बड़ा मजेदार सा शेप है, हमें ढूंढना कि ये कहाँ छुपा हुआ है। ये देखिए यहाँ नहीं, ये देखिए बाहर की तरफ है, हमें अंदर ढूंढना है। ये हाँ अंदर तो है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं है हुजूर। ये हो सकता है क्या? पर ये तो सीधा है, ये इसके अंदर ही है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये ये और ये रहा। तो हमने थोड़ी कहा था कि अलग होगा वो, तो है बस वहां पर। तो हमारा सही जवाब होगा इसमें बी। चलिए देखिए ये अक्यूट एंगल है, इसको हम ढूंढना कहाँ है। ये बड़ा ही क्यूट, ये सिर्फ अक्यूट नहीं, ये बहुत ही क्यूट एंगल भी है। तो यहाँ तो खैर नहीं दिख रहा मुझे। इसमें भी कहीं ना कहीं ये पतंग जैसा है, पर है नहीं। और ये थोड़ा सा जम्बल मम्बल है, इसमें भी मुझे जो है
ढूंढना पड़ेगा, दिख नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने ये ध्यान से देखा हो तो यहाँ आपको एंगल मिल जाएगा। है कि नहीं? यही है दोस्तों, छोटे छोटे गेम, इसी में जो है चीजें छुपी हुई हैं। अब ये देखिए, ये उल्टा एल है जिसमें एक हमें ये दिख रहा है, ये आपको कहाँ, इसमें तो नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। यहाँ यहाँ, अरे ये रहा मालिक, देखिए एज इट इज यहीं छुपे बैठे हैं, जैसे थे वैसे ही। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। 40वां सवाल, इसमें देखिए ये जो है ट्रायंगल, जिसके ऊपर से थोड़ी सी ये जो लाइन जो है कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जा रही है, और मुझे जो है आपको इतना ज्यादा बताना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ही समझदार हैं। ये देखिए यहाँ छुपे बैठे हैं ये, है ना? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए, ये था अपना मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एमईटी सेक्शन। 40 क्वेश्चन है इसके लिए, और 1 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए आराम से। मैं तो कहूंगा आप 30-40 मिनट में ही कर लेंगे, क्योंकि उतनी मुश्किल आएगी नहीं। देखना है, पहचानना है, काम पे लग जाना है। और अगला सेक्शन जो अपना मैथ्स अरिथमेटिक एबिलिटी, उसमें थोड़ा सा हमें 20 क्वेश्चन से ज्यादा थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है, क्योंकि मैथ्स वही है, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन भी लगेगी। तो उसकी तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। चलिए, सेक्शन 2 अरिथमेटिक टेस्ट। डायरेक्शंस फॉर एवरी क्वेश्चन 4 प्रोबेबल आंसर्स ए बी सी डी आर गिवन, और इनमें से केवल एक ही सही है। आपको पहले सॉल्व करना है, और जो सही आंसर है उसको ओएमआर शीट में डार्कन कर देना है। तो चलिए चलते हैं इसमें। तो चलिए, सेक्शन 2 अपना अरिथमेटिक टेस्ट यानी मैथ्स के सवाल हैं। 20 क्वेश्चंस, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, सॉल्व करना है और आगे बढ़ते जाना है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 यानी सिंप्लीफिकेशन करना है फॉलोइंग। सिंप्लीफिकेशन का आपका नियम पता है, ठीक है? सीधे बॉड मास से अपने को शुरू करना है, ठीक है? और बॉड मास का नियम आपको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो ये हो गया 15 1/2 माइनस, ये क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है? 15 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 30, 30 यानी हो जाएगा 31/2, ठीक है? माइनस 12/15, 12/5 इंटू 5/8। चाहिए ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट थोड़े बाद में, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1 3/4, ठीक है? और ये पूरा जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो ये अपना इक्वेशन आ गया, ठीक है? अब इसको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए ना। तो ये हो जाएगा अपना 31/2, ठीक है? और ब्रैकेट के अंदर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे ये पहुंच जाएगा हमारा समझ गया, 2 3, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। और इसके अंदर का अगर सॉल्व करेंगे तो 7 7 3 4, चलिए तो ये आ जाएगा अपना 3/2 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है? इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे इसके लिए, यहाँ माइनस है, सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 31/2 माइनस जो है 3/2 प्लस बाई 2, हमने इसको एलसीएम ले लिया 4/1 करके, इंटू 2 बराबर, दोस्तों कट जाएगा 31/2 माइनस 11/2 इंटू 2, कट गया, ये आ गया अपना 31 माइनस 11/2 यानी कि 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। 9/2 है जी हाँ, सी तीसरा ऑप्शन 9/2 हमारा सही जवाब। चलिए, पहला सवाल हो गया, मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं। सवाल करने के बाद जो है एसी को मिटाना बड़ा तकलीफ देह प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा मेरे साथ आपको भी बेयर करना पड़ेगा बच्चों, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, नंबर ऑफ न्यूमेरल्स इन विच द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नेचुरल नंबर जो है 1 से लेकर 100 तक, उसमें 3 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, तो सबसे पहले आप उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 3 और 5 का 5 से 15, 15 से नीचे तो नहीं है कोई। 15 के 100 में कितने आते हैं? 15 आता है, 15 दूनी 30, 45, 60,
75 और 90, इसके बाद 105 आया था, वो 100 से बाहर हो जाएगा, यानी टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सही जवाब है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 0 एक ऑड नंबर है, नहीं भाई। इवन नंबर है, नहीं। प्राइम, बिल्कुल नहीं। तो 0 जो है ना ईदर है ना ऑड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ अ मैन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, he reaches his destination 10 minutes late, and if he travels at the speed of 42 किलोमीटर पर आवर, he reaches destination 10 minutes early. The distance traveled is what? अगर कोई आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो उसको जो है अपनी जगह पर, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 10 मिनट की देरी होती है। अगर वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो हमें डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, स्पीड, है ना। स्पीड से आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले जो क्या है, पहले स्पीड क्या है। पहले स्पीड है अपनी 30, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा इसमें t प्लस 10/60, 10 मिनट जो है 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, यानी इसको समय में इतना ज्यादा लग रहा है r, यानी कि हो जाएगा t प्लस 1/6, 0 0 कट गया, h, है ना। ये हो गया पहला अपना, ठीक है। इसको 1 डाल लीजिएगा। दूसरा दूसरा ठीक है, उसमें अगर वो 42 की स्पीड से चलता है, ठीक है, तो जो है वो पहुंचेगा t माइनस 10/60 h, यानी ये हो जाएगा t माइनस 1/6 h, जो है ये 42 की रफ्तार से आ रहा है ना। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, पहले में डिस्टेंस जो है वो आ जाएगी आपका, देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो हमारे पास वो दोनों इक्वेशन आ गई। पहले का जो है 1 में हो जाएगा 30 इंटू टी प्लस 1/6 h, और दूसरे में आ जाएगा 30 इंटू टी माइनस 1/6, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आपको रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो दोनों इक्वेशन रखे थे, तो हमारे इक्वेशन क्या आ गया, 1 आ गया अपना 30 इंटू टी प्लस 1/6 h, और 2 आ गया था अपना 42 इंटू टी माइनस 1/6 h, है ना। अब क्या करना है, इसको इन दोनों से निकालेंगे अगर हम, तो डिस्टेंस आ जाएगा अपना इससे हमारा ये क्वेश्चन निकलता है कि ये दोनों जो है इक्वल है ना, क्योंकि डिस्टेंस उतनी कवर की गई है। टी प्लस 1/6 h इज इक्वल टू 42 इंटू टी माइनस 1/6 h। इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है। 6 पंचे 30, 7 6 42, हो जाएगा 5t प्लस 5/6 एच काट दिया अपने यहाँ, इक्वल टू 7t माइनस 7/6, यानी 7t माइनस 5t इक्वल टू 7/6 प्लस 5/6, यानी 2t बराबर 12/6, यानी t बराबर 12/6, 2t 1 12, तो ये जो है ठीक है, इससे t की वैल्यू अपनी आ जाएगी, 2t बराबर 2 हो गया तो t हो गया 1 ना। 1 घंटा जो है समय आ गया आपका, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस में हमें जो है इस इक्वेशन को
डिस्टेंस में यूज करना है। टी हमारा 1 घंटा आ गया, ठीक है। समय जो है 1 घंटा लगा था इसको टोटल। और अब जो है हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें डिस्टेंस आ जाएगा अपना 30 टी प्लस 1/6, है ना। यानी कि 30 1 + 1/6 यानी कि 30 इंटू 1 + 1/6 कितना हो जाएगा? 1/1 + 1 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, इक्वल टू 30 7/6 इक्वल टू, काट लीजिए यहाँ से, 6×5 = 30, काट लीजिए इसको तो हो जाएगा अपना 5 इंटू 7 यानी 35 किलोमीटर जो है अपना आंसर है। 35 है, बिल्कुल है। चलिए अगले पेज पढ़ते हैं। एक पैसेंजर ट्रेन है जो 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलवे स्टेशन 6 घंटे बाद निकली है वो। एक गुड्स ट्रेन जो है 6 घंटे पहले निकली थी और 4 घंटे में पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर लिया। हमें पता करना है कि जो मालगाड़ी है उसकी स्पीड क्या थी, है ना। चलिए पता करते हैं। यानी पैसेंजर वाली जो है उसकी स्पीड है अपने पास 80 किलोमीटर और उसको टाइम जो है लगा है, टाइम उसको 4 घंटे लगा है, ठीक है। स्पीड को मान के चलिए अपन v ले लेते हैं फिलहाल। और टोटल टाइम जो है 4 घंटे में ओवरटेक किया, 6 घंटे पहले निकली, तो टोटल टाइम जो है हो गया 6 + 4 यानी कि 10 घंटे, ठीक है। 10 घंटे में जो है इसने अ, ये गुड्स ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, ये पैसेंजर की। अब देखिए डिस्टेंस दोनों बराबर के और के, क्योंकि वहां पे जाकर उसने उसको ओवरटेक कर लिया और स्पीड आप जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम होती है। इस लॉजिक से डिस्टेंस जो है वो हो गया अपना स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ये जो है 80 इंटू 4 इज इक्वल टू v इंटू 10। इसको अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो ये हो जाएगा 320 इक्वल टू 10v, और यानी v बराबर 320 डिवाइड बाई 10 यानी कि 32 किलोमीटर है। जी हाँ, गुड्स ट्रेन की स्पीड बिल्कुल 32 किलोमीटर पर आ रही है। नेक्स्ट। अच्छा बच्चों एक बात बता दूं इस बीच में, जब तक डिलीट कर रहा हूँ, मेरी ना स्कूल टाइम पे मैथ्स बड़ी खराब, बहुत ही, मतलब मैथ्स जो है इकलौता ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मुझे बड़ा डर लगता। फिर बाद में जाकर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इतनी बेसिक मैथ्स तो आपको आनी चाहिए क्योंकि काम बहुत आती है जिंदगी में। अपने अपनी चीजें हैं। मेरी लैंग्वेजेस बहुत स्ट्रांग थी, लैंग्वेजेस, सोशल स्टडीज, आर्ट्स जो है अपना सॉलिड। चलिए, what sum will amount to 6,600 rupees in 4 years at 8% annum simple interest? ऐसा कौन सा सम है, कौन सी जो है मुद्रा है, कौन सी राशि है जो प्रिंसिपल, बेसिकली प्रिंसिपल ढूंढना है हमें इसमें, जो कि 4 साल में 8% के जो है सिंपल इंटरेस्ट पे 6600 रुपए आपको दे दे, ठीक है। तो अमाउंट आपके पास आ गया 6600, ठीक है। टाइम आ गया आपके पास 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपके पास 8, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का नियम तो आप जानते ही हैं। फॉर्मूला कहता है कि इट इज पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, है ना। अब हमें पी ढूंढना है, यानी ये हो जाएगा आपका पी इंटू 4 इंटू 8 बाय 100। तो और ये जो है वो हो गया आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। यानी कि पी प्लस पी इंटू 4 इंटू 8 बाय 100। तो कट लेते हैं इसको पहले, ठीक है। 8 जो है यहाँ पे 2 दे जाएगा, इनफैक्ट 4, काट लेते हैं इसको, ठीक है। 25 आ जाएगा अपने पास ये नीचे, और यानी कि अपना 6600 जो है वो हो गया है पी प्लस 8p/85। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर तो ये आ जाएगा
एलसीएम ले ले, 25 ही रहेगा उसमें, 25 और 8 यानी कि 25p प्लस 8p, ठीक है, बाय 25 यानी कि 6600 जो है। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लें। तो कहाँ थे हम? ना क्या था ये, 25p प्लस 8p बाय 25 इज इक्वल टू 6600, यानी 33p बाय 25 हुआ अपना 6600, ठीक है। और इसको जो है अगर आप काटना चाहें तो बेशक काट सकते हैं। 33 दूना 66 यानी ये हो गया आपका 200 इंटू 25 बराबर तो 5000। आपका जो है 5000 जो है आपका पीआई था, प्रिंसिपल था 5000। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। 5045 ग्राम इज इक्वल टू 5045 ग्राम। जानते 5000 प्लस 45 ग्राम है, 5000 ग्राम का हो गया आपका 5 किलो, और ये है 45 ग्राम अलग से, यानी कि 5 किलो 45 ग्राम। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल ऑफ 12 मीटर इंटू 10 मीटर। देखना इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें मीटर और सेंटीमीटर जानबूझ के इन्होंने अलग अलग दे दिया है आपको, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है आपको, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब हॉल जो है, हॉल हो गया आपका 12 मीटर का, यानी 1200 सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका इसका एरिया। टाइल जो है, टाइल का एरिया हो गया आपका 10 इंटू 8, यानी कि हम इसको जो है सीधे सीधे डिवाइड कर लेंगे आपस में, कितना आ गया, करने बैठेंगे तो 8 से 8 × 5 = 40, 15,000 टाइल्स जो है लगेंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये पेज तो खैर हमने कवर कर लिया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 49, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। ये नंबर अपने पास 58, तो इसमें हमारे पास प्लेस वैल्यू सबसे ऊपर यहाँ आ गई। एक मिनट रुकिए, इसको मैं दोबारा करके बताता हूँ। 5, 8, 4, 3, 5, 6, इसमें 5 कहाँ कहाँ पे प्लेस, यहाँ है, यहाँ है, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है 1, और दूसरी कुछ मत कीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी कि आ गया अपना ये है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, टू सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, आर जॉइंट एंड टू एंड, यहाँ पे दो हो गए एक के बजाय। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखिए दो जोड़ दिए गए आपने, तो एक साइड, दो साइड तो इसके कॉमन ही रहे, यानी कि अगर पहले ऐसा था तो ये सिर्फ ऐसा हो जाएगा और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसकी एक साइड 10 है और आपने दो जोड़ दिए, तो अब इसकी लेंथ हो गई 20, लेकिन ब्रेड्थ और हाइट जो है वो अभी भी 10-10 ही रहेंगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 20 × 10 × 10 यानी 2000 सेंटीमीटर क्यूब। 2000 है, बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या है सवाल अपना? 150% जो है वो इक्वल टू डेसिमल में, डेसिमल पॉइंट्स के अगर दशमलव अंकों की बात करें हम, तो 150% कितने अंक होते हैं ना? 150% को देखिए बच्चों, सीधे सीधे 150% का मतलब है 100 में से 150 आ गया ना, कुछ नहीं करना है, हट गया। ये जो है हमने यहाँ से हटा दिया तो ये यहाँ आ गया 1.5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत आसान से हल हो गया आपका। 1.5 है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट 1.5, 1.5 गुना काम कर दिया आप, समझे? 150% अगर आपने किसी चीज में दे दिया तो आपने से जितना उम्मीद की जा रही थी उससे 1.5 गुना काम कर दिया। अपने एग्जाम में भी जो है 150% दे के आइएगा। चलिए, a fruit seller buys lemon for 2 at 2 for a rupee and sells them at 5 for 3 rupees. What is his profit percent? एक जो है 1 रुपए में 2 नींबू खरीद रहा है और 3 के 5 बेच रहा है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, तो सीपी कितना आ गया अपना? 1 रुपए में 2। ठीक है, एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस 3 के 5। ठीक है, 3 के 5 ना, सॉरी, 3 रुपए में 5 बेच रहा है तो 3/5 अपना सेलिंग प्राइस आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसका नियम होता है बच्चों, पता तो है ही आपको, एस पी माइनस सी पी बाय सी पी इंटू 100। इसको ले आते हैं यहाँ पे, 3/5 माइनस 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 100। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 5 और इसका, 6/10 माइनस 5/10 अपॉन 1/2 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, उसको आपने हाफ से डिवाइड करना है, यानी 1/5। 1/5 इंटू 100 कितना हुआ? 20/2500, यानी 20% का जो है फायदा हो रहा है इसे। ये रहा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नंबर जो है जो 3, 4, 5 और 6 सबसे डिविजिबल है? पहला क्या है? 36। 36 होगा ही नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं है। 60, 60 का अगर आप वो निकालने बैठे मल्टीपल्स, तो इसको आप लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन अगर आप कर लें इसका, 30, 15, तो 15 को आप लिख सकते हैं 3/5, है ना? तो 2, 3 और 5 तो हो रहे हैं, 3 और 5 तो हो रहे हैं, 4 और 6 का देखना है। तो 4 अगर मुझे करना है तो मैं 2 × 2 को 4 × 3 × 5 भी लिख सकता हूँ, ये भी होगा। और अगर मुझे 6 ढूंढना है तो मैं इसे 2 × 6 × 5 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 60 जो है हमारा 3, 4, 5 और 6 सबसे डिविजिबल है। सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हुए, एक बॉक्स में 500 अंडे हैं, उसमें से 3/25 टूट गए और जो बचे उसमें से 4/5 बेच दिए गए, तो कितने अंडे टोटल बचे? चलिए पता करते हैं अंडों की कहानी। टोटल टोटल अंडे कितने अपने पास? 500। ठीक है, उसमें से टूट कितने गए? ब्रोकन 3/25। तो चलिए पहले ये निकाल लेते हैं कि इसको जो है कि टूटने के बाद कितने बचे। ठीक है, 3/25 इंटू 500। ठीक है, 25, 14, 20। ठीक है, 60 अंडे जो है टूट गए थे। 60 अंडे टूटने के बाद 500 में से 60 अंडे टूटे तो कितना बचे? 440। अब इस 440 में से जो है 4/5 बेच दिए गए। ठीक है, इसको भी चले निकाल लेते हैं। 8, 8, 88, 400, 88 इंटू 4 यानी कि 352। ठीक है, 352 अंडे बेच दिए गए, 60 अंडे टूट गए थे, बचे कितने? 500 माइनस 352 प्लस 60, यानी 500 माइनस 412, यानी 88 अंडे जो है बचे हैं डिब्बे में। चलिए 88 अंडे बचे हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे।
और अगर आप वेजिटेरियन एग नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, दूध पीजिए। बाकी बैलेंस डाइट रखिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और अगले सवाल की तरफ बढ़िए अपने तेज दिमाग के साथ। 5 minutes past 3, 5 minutes यानी कि ये आपने क्लॉक लिया 5:05 पास्ट 3:05 लिखा जाएगा इसे। ये रहा। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय। तो चलिए इनसे देख लेते, ये जो 5 नंबर्स है 0, 3, 6, 7 और 9, इनसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनेगा, उसके बीच का फर्क कितने का है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा, से 97630 है ना। और सबसे छोटा क्या बनेगा, 0। हाँ, अगर आपने 0 से शुरू कर दिया तो 4 डिजिट हो जाएगा, 5 डिजिट रखना है, तो सेकंड स्मॉलेस्ट को लिया 30679। बस बैठ के इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, 66961 है। अच्छा, अब जो है इनको आपस में माइनस कर दीजिए। ठीक है, 66951 है, बिल्कुल है। चलिए अगला सवाल। एक आर्टिकल है जिसे अगर 500 रुपए में बेचा जाए तो लॉस हो रहा है, उसी को अगर 700 रुपए में बेचते तो उसका जितना लॉस हुआ उसका 3 गुना फायदा होता है। इसका कॉस्ट प्राइस पता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए अगर सेल प्राइस 1 जो है 500 है, उस पर हो रहा है अपने को लॉस L। और अगर सेल प्राइस 2 जो कि 700 है, उस पर अपने को हो रहा है प्रॉफिट 3L। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो SP का आपको नियम पता है, सेल प्राइस का 100 प्लस जो भी है प्रॉफिट या लॉस बाय 100 इंटू CP, है ना। यानी हमारे पास SP1 आ जाएगी 100 माइनस L बाय 100 इंटू CP, और SP2 आ जाएगी 100 प्लस 3L बाय 100 इंटू CP। ठीक है, चलिए ये दोनों इक्वेशन है, संभाल लीजिए और आगे सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। इन दोनों इक्वेशंस की बिला पे अपने पास ये आ जाएगा कि 500 बाय 700 इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय 100 प्लस 3L, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बढ़िया, ज़्यादा सोचना नहीं। तो ये इधर चला गया, इधर चला गया ना, मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। 500 प्लस 15L इज इक्वल टू 700 माइनस 7L, यानी कि 1200, हाँ नहीं माइनस होगा, यानी कि 22L इज इक्वल टू 200, यानी L हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 22, यानी कि 9.09। ठीक है, ये भी रख लीजिए। लॉस जो है आपका L आ गया 9.09, है ना। इससे हम आगे अपनी इक्वेशन पे लगते हैं। अब CP जो है वो आ जाएगा आपका 500 इंटू 100 बाय 9.91। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 550 है। चलिए नेक्स्ट।
दो तीन सवाल ही बचे मैथ्स में। व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स, -1 को अगर खुद से 100 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, वो -1 की पावर 101 हो जाएगा, यानी कि -1 ही रहेगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80, मॉड मास लगा दीजिए। 2.75 प्लस 4.75 माइनस 1.25 माइनस 3.80, माइनस माइनस प्लस होता है, पता ना आपको। ये हो जाएगा अपना 2.45, ये हो जाएगा 7.50 माइनस, इन दोनों को आपस में प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4.75, यानी कि 2.45। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 245/100। ठीक है, इसको काट लीजिए। 245 से 5 है, एलसीएम 5 डिविजिबल होगा 5 से 20, और ये हो जाएगा 250 का 50 हो जाएगा, यानी 49। 49/20, 49/20 को कैसे लिख सकते हैं आप, 20 दूनी 40। ठीक है, और चलिए इस तरह हम पहुंच गए हैं गणित के अपने आखिरी सवाल पर, आखिरी पड़ाव है, इसको भी पार कर लेते हैं दोस्तों तो हम चलेंगे अंग्रेजी की तरफ, उसमें ज्यादा मजा आएगा। अगर आप थोड़ा सा बोर हो गए मैथ्स की वाली वीडियो देख के तो कोई बात नहीं, सह लीजिए थोड़ा, अभी एग्जाम में यही काम आएगा जब ये पेपर जो है आपका क्रैक कराएगा। चलिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है जिसकी जो है लेंथ, ये अगर L है तो ये 2L है। ठीक है, और इसका एक स्विमिंग पूल है जिसने 1/8 हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये 8 मीटर का है। तो प्लॉट का लेंथ निकालना है अपने को, है ना। चलिए निकालते हैं। अब एरिया आपको पता है, रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 0 होता है। ठीक है, और सबसे 1/8 इंटू एरिया उसका, और यानी कि साइड स्क्वायर जो है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू L इंटू बी। ठीक है, यानी 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2B इंटू बी, यानी 64 इज इक्वल टू काट लीजिए इसको, 1/4 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 4 बराबर कितना हुआ, 256। तो बी बराबर 256 अंडर रूट, यानी कि 16 मीटर जो है प्लॉट की लेंथ है। तो ये था हमारा मैथ्स का पेपर। अब चलिए आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज टेस्ट जो है, हम इंग्लिश चूज कर रहे हैं, अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज चूज की उसमें भी ये अवेलेबल होता है, पर कॉमन सबसे इंग्लिश ही रहता है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। पैसेज 1, traveling is both recreational and educative. It has always been regarded as an important part of education. In Europe, a young man is considered fully educated only when he has traveled through many countries of Europe. In ancient India also, our sages understood the great value of traveling. They made it a pious duty to visit various pilgrim centers situated in different parts of India. This encouraged the feeling of oneness amongst India. So it is important to सबसे पहले क्या, travel if one wants to get real education. Which one of the following words is synonym of recreation? Recreation क्या होता है, recreation रूम पता है ना, रेक रूम। recreation मतलब जो चीजें आपको आनंद दे रही है, मजा, ठीक है, जो आप जो चीजें करते हैं बोरियत से बचने के लिए, तो रिक्रिएशनल का सिनोनिम हो जाएगा। तो एजुकेशनल तो नहीं होगा,
है ना। टायरिंग भी नहीं होगा, थकता थोड़ी आदमी करते साइट सीइंग नहीं, यानी कि थ्रिलिंग, जो चीज एक्साइट करती है आपको, रिक्रिएशन। विजिटिंग द डैश सेंटर वाज कंसिडर्ड होली इन एंशिएंट इंडिया। यहीं पे होगा ऊपर देखिए, दे मेड इट अ पायस ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स। ट्रेनिंग सेंटर नहीं, सिटी भी नहीं, बिजनेस भी नहीं, पिलग्रिम, पिलग्रिम सेंटर्स, ठीक है। पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विद अदर्स इफ दे ट्रैवल अ लॉट, है ट्रैवल की बात चल रही है ना। A sage is a person who is, देखिए स्मार्ट मतलब होता है तेज, विकेट मतलब होता है दुष्ट, फ्री मतलब होता है आजाद, लर्नेड, सेज यानी संत, साधु, साधु को सेज कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए अगला पैसेज। फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। Firefighters help protect people and their property from injury and damage. They put their lives on the line every time they respond to a call. While on duty, firefighters must be ready to respond in a matter of minutes to just about any disaster that may occur. At every fire scene, a superior fire officer takes command and directs the jobs of all the people at the scene. Some firemen connect the hose lines to hydrants, others manually operate the pumps to send water to the hoses. Teams of firefighters also operate ladders used to reach distances high in air. तो अग्निशमन जो दल होता है वो कैसे काम करता है, फायर फाइटर्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में पैसेज है। तो इसमें हमें देखना है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट फायर, दे आर ब्रेव, अरे बिल्कुल सच है भाई, ब्रेव होते हैं। दे ऑफन पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, बिल्कुल अपनी जान खतरे में डालते हैं। दे आर हाईली ट्रेन्ड, बहुत ट्रेंड होते हैं। दे नेवर पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, ये गलत बात है भाई। हमारे जो अग्निशमन कार्यकर्ता है, जो फायर फाइटर्स है, वो अपनी जान हमेशा जोखिम में हथेली पे लेके चलते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अ फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन हफ्तों में, दिनों में, घंटों में नहीं भाई, मिनटों में। जितनी जल्दी बुझाई जा सके वो आग उतना बेहतर, ताकि जान माल का नुकसान ना हो। तो उन्हें मिनटों में वो आग बुझानी पड़ती है। फायर फाइटर्स पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन मीन दे स्टैंड इन अ लाइन, क्या वो लाइन में खड़े होते हैं, वो आग से लड़ते हैं। दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर, या दे कनेक्ट द होज लाइन टू हाइड्रेंट। इस लाइन की तो बात नहीं हो रही ना, लाइन में खड़े होने की बात हो रही। आग से लड़ते जरूर, लेकिन लाइव्स ऑन द लाइन को रखने का मतलब होता है अपनी जान को खतरे में डालना। सी हाँ इसका सही आंसर है। टू ऑपरेट मैनुअली का मतलब क्या हुआ, एक आदमी को काम कराना, हाथ से काम करना, मशीन से काम करना, अपनी खुद की बॉडी यूज करना। मैनुअली मतलब होता है जो है अपने हाथ से काम करना। बी इसका सही आंसर है। द वर्ड अकर मीन्स द सेम एज, कम मतलब होता है आना, हैपन मतलब होता है होना, कॉल मतलब होता है बुलाना, फायर मतलब होता है आग, और अकर मतलब भी होता है होना किसी चीज का। तो हैपन जो है इसका सही जवाब है। तीसरा पैसेज। Himalaya on her bed staring at the stars stuck on the ceiling of her room. She was upset as none of the clothes seemed to fit her. She wore them again one by one, but they were either too tight or too short. A cupboard full of clothes, and she could not wear any of them. She then had a bright idea. Her eyes lit up, and she ran to her mother's room. Ma, I need new clothes, she said, but only after I donate all my old clothes to charity. No more amassing of clothes. Her mother smiled and hugged her. She did have a kind daughter. बड़ी स्वीट सी कहानी है। चलिए इसके बेसिस पे हम जो है इसके सवालों के जवाब देते हैं। हेमा बिस्तर पे क्यों लेटी थी? क्योंकि वो थक गई थी, तारों को देख रही थी, आलसी लड़की थी, या फिर सोच रही थी क्या पहनूं। वो सोच रही थी क्या पहनूं। और शी कुड नॉट वेयर एनी ऑफ हर क्लोथ्स बिकॉज वो अपने कोई भी जो एग्जिस्टिंग कपड़े वो नहीं पहन पाए थे, क्योंकि वो फैशनेबल नहीं थे, बहुत कलरफुल थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या पहने, या फिर वो फिट नहीं हो रहे थे। यहाँ पे आप देखें तो लिखा है इधर टू टाइट और टू शॉर्ट, यानी कि वो कपड़े उसे फिट नहीं हो रहे थे। डी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अमेसिंग। अमेसिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब बांटना, गिफ्टिंग मतलब देना, शेयरिंग मतलब बांटना, और कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना। हेमा इज ग्रीडी, सेल्फिश, चैरिटेबल या मिजरली? तो यहाँ पे आंसर ये है ना, चैरिटी। ग्रीडी है नहीं वो, क्योंकि उसे जो है सेल्फिश भी नहीं है, मिजरली भी नहीं, क्योंकि वो अपने कपड़े जो दान देना चाहती है, यानी वो चैरिटेबल है, दानवीर प्रवृत्ति की है। द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट। डोनेट मतलब होता है देना, है ना। तो उसका गिव तो होगा नहीं, क्योंकि ऑपोजिट नहीं, गिव मतलब भी देना होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है, स्पेंड मतलब खर्च करना होता है, यानी कि ये तीनों जो है नहीं हो सकते। रिसीव मतलब होता है लेना, तो रिसीव जो है इसका सही जवाब है। चलिए आखिरी पैसेज। To be fit and healthy, you need to be physically active. Regular physical activity protects you from serious diseases such as obesity, heart disease, cancer, mental illness, diabetes, and arthritis. Riding a bicycle regularly is one of the best ways to reduce your risk of health problems associated with a sedentary lifestyle. Cycling is a healthy, low-impact exercise that can be enjoyed by people of all ages, from young one to the most time efficient ways to combine regular exercise with everyday routine. An estimated 1 billion people ride bicycles every day for transport, recreation, and sport. Cycling is a good way to reduce weight as it builds muscle and burns body fat. Research suggests that by cycling for half an hour every day, we can shed at least 5 kilos of weight in a year. है ना?
चलिए, तो इस पैराग्राफ का जो है मेन पर्पस क्या है, हमें किसके फायदे बताना है? फिट रहने के, हाँ शायद, साइकिलिंग के, एक्सरसाइजिंग के, वेट घटाने के, हाँ ये सब, लेकिन सबसे मेन फोकस जो है वो साइकिल पर है, क्योंकि बात हमेशा साइकिल की हो रही है, साइकिलिंग करने से ये होता है, इतने लोग साइकिल करते हैं, तो मेन जो फोकस है वो साइकिलिंग पर है। When the writer says cycling is good for the environment, इनमें से कौन सा सही नहीं है? कि वो कोई अनहेल्दी गैस नहीं निकालता, सही बात है। बिना पेट्रोल डीजल के चलता है, सही बात है। एयर पोल्यूशन नहीं करता, सही बात है। इट कैन बी रिडन बाय ऑल एज ग्रुप्स, सही बात है, लेकिन एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। सारे एज ग्रुप्स के लिए ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए डी जो है वो सही जवाब है। 78, द वर्ड विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब होता है ऐसे आलस में पड़ा हुआ। एक्टिव तो हुआ कि बहुत एक्टिव है, नहीं, इनएक्टिव भी कहीं ना कहीं ऑपोजिट है, लेकिन एग्जैक्ट जो है मतलब एक्टिव मतलब होता है कि जो बहुत एक्टिव हो। इनएक्टिव मतलब ऐसा पड़ा हुआ है ना। डेस्क बाउंड मतलब जो टेबल से अपनी जुड़ा रहे। लेजी मतलब आलसी, यानी कि सेडेंटरी का जो सही ऑपोजिट है वो होगा एक्टिव। A low impact exercise is one which is not tiring, not efficient, not costly, not boring. अब लो इम्पैक्ट चीजें जो है वो हर अलग अलग चीजों के लिए यूज होती है। यहाँ पे बात एक्सरसाइज की हो रही है। एक्सरसाइज मेन चीज क्या करता है, थकाता है ना आपकी बॉडी को, जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है आपकी बॉडी पे। तो कॉस्टली की तो खैर बात हो ही नहीं रही, बोरिंग की भी बात नहीं हो रही, एफिशिएंट की भी नहीं। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जो थकाए नहीं आपको, कम थकाए आपको, है ना। रेगुलर साइकिलिंग हेल्प्स अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इन सब में से क्या चीजें करती है सिवाय इसके? रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथन मसल, सही बात है। कंबाइन फन विद वर्क, सही बात है। प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट का, सही बात तो है। और रिमेन हेल्दी, ये भी सही बात है। तो इन चारों में सबसे कम सही बात कौन सी? सवाल ये है। हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखिए, गुड वे टू रिड्यूस वेट, बिल्ड मसल, बर्न्स बॉडी फैट, सही बात। साइकिलिंग हाफ अ डे वी कैन शेड 5 किलोस, ये भी हो गया। लेकिन इसमें जो है कहीं भी हम वर्क और फन की बात नहीं कर रहे। मतलब ठीक है, आप हो सकता है कि साइकिल चला के आप काम पे जाए तो वो आपको फनी लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो है बाकी तीनों ऑप्शंस बहुत ज्यादा सटीक है और ये थोड़ा कम सटीक है, इसलिए कंबाइन फन विद वर्क इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो हम बी ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, आगे कुछ बचा है? नहीं बचा। तो बच्चों, ये था हमारा 2023 का जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का गेस्ट पेपर। बिल्कुल इसी पैटर्न के सवाल आएंगे, इसी फॉर्मेट के, इसी टेम्पलेट के आसपास आएंगे। ये सारे जो है प्रॉफिट लॉस के सवाल आएंगे ही आएंगे, सिंप्लीफाई के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऊपर जो हमने मैथ्स में जितना भी सॉल्व किया ये एरिया वाले सवाल आएंगे। कितने इसमें हल्के से चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन सवाल बेसिकली यही रहने वाला है। इसके साथ मेंटल एबिलिटी के तो सारे सवाल इसी टाइप के रहने वाले हैं। एग्जाम बिल्कुल आप यही ध्यान से अगर करके जाएंगे तो काफी चांसेस है कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर ही लेंगे। पैटर्न यही रहेगा। जैसे ठीक है, शोज देख लें अगर आप, तो इसमें आपको एक अलग निकालना है, इसमें सिमिलर ढूंढना है, इसमें फिगर कंप्लीट करना है, इसमें घुमाते रहना है कि अगला पैटर्न क्या होगा, इसमें सिमिलैरिटी ढूंढनी है। तो क्वेश्चन पैटर्न सारे के सारे जो है यही रहने वाले हैं। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी, मेरी वीडियो आपको पसंद आए। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, इसके साथ तैयारी करें, और भी मॉडल पेपर्स हैं उनके साथ भी तैयारी करें। और ध्यान रखें कि ये वाले सारे सवाल जो हैं ये आपके नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी खिंच गई है, तो अब मुझे दे इजाजत, मैं भी चलता हूँ। चैनल देखते रहिए, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें और लोगों के साथ बांटें जिनके काम ये आ सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके अगर और भी सवाल हैं तो हमेशा की तरह आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देकर आएंगे। और आज के लिए मुझे आज्ञा दें, मैं हूं आशुतोष झा, आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। धन्यवाद, जय हिंद।